हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेनोपॉज। नाम से ही लिख देखिए, मेनो मतलब क्या होता है, मेंस। पॉज मतलब क्या होता है, रुकना। तो मेनोपॉज का सिंपल अगर मीनिंग बोले तो इसका मतलब होता है जो मेंस होता है उसका रुक जाना। मेनली अगर इसको दूसरा टर्म में बोलें तो इसको कहेंगे परमानेंट सीजेशन ऑफ मेसेज, मतलब कि अब इसके बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, इसका एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, क्यों ये रुकता है, इसमें हमारा एंडोक्राइन क्या हेल्प करता है, क्या ये एस्ट्रोजन डिफिशियंसी के कारण होता है, इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या इफ़ेक्ट है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट रेगिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेनोपॉज, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम मेनोपॉज कहते हैं, ये वुमेन में ही होता है। ठीक है, इसमें 10% वुमेन में क्या होता है, एकाएक सीजेशन देखने को मिलता है जिसको हम एब्रप्ट सीजेशन कहते हैं। बाकी में क्या होता है, मेनोपॉजल ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, मेनोपॉजल ट्रांजिशन। इसका कहने का क्या मतलब है, एकाएक ये ख़त्म नहीं होता, 2 से 8 साल लेता है ख़त्म होने में। पहले क्या होगा, ये रेगुलर होगा साइकिल पैटर्न, फिर जो साइकिल है वो छोटा होगा, फिर धीरे धीरे एनेबुलेटरी साइकिल बन जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कि अब मीन्स स्टॉप हो गया, तो जब ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन लेवल कितना हो जाएगा, लेस देन 20 पिकोग्राम पर ml हो जाए तो पता चल जाता है कि क्या हो गया है, मीन्स स्टॉप हो गया है। ठीक है, तो ये जो मेनोपॉजल ट्रांजिशन है इसी को हम क्लाइमेट्रिक या पेरी मेनोपॉजल पीरियड भी कहते हैं। अब देखिए, पेरी मेनोपॉजल पीरियड ये ऐसा टाइम है जो मेनली मेनोपॉज होने से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले और उसके मेनोपॉज होने के कुछ टाइम बाद तक ये होता है पेरी मेनोपॉजल पीरियड। क्लाइमेट्रिक पीरियड क्या है, द टाइम आफ्टर द सीजेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब देखिए, मेंस के पहले क्या होता है, जितने भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं वो अपना काम ख़त्म कर देते हैं, सीजेशन हो जाता है, उसी को हम क्लाइमेट्रिक कहते हैं। अगर कोई बोले कि इसका एवरेज एज क्या है, तो इसका एवरेज एज होता है 51 ईयर। कितना होता है, वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो 51 ईयर होगा, लेकिन अगर इंडियन का देखेंगे तो इंडियन का होता है 47 ईयर। ठीक है, इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका डायग्नोसिस हम करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस करते हैं। मतलब ये जो फाइनल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके 1 साल के बाद किया जाता है। ठीक है, अब एक टर्म आपको देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। क्या, प्री मैच्योर मेनोपॉज। अब इसमें क्या होता है, ये मेनली 40 साल से पहले को ये कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसमें जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH वो कितना होगा, तो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा होगा। आइडियली इसमें 2 वैल्यू हम चेक करते हैं एटलीस्ट 1 मंथ के इंटरवल पे। ठीक है, इसमें ही नहीं कि एक वैल्यू में हम कह देंगे कि प्रीमैच्योर मेनोपॉज है, जिसमें पता चल जाता है कि अब मेनोपॉज धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मेनोपॉज जेनेटिकली प्रोग्राम डिपेंडेंट है, तो ये वेरिएबल होगा अलग अलग लोगों में। ठीक है, अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव इंडोक्राइनोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव इंडोक्राइन, अब इंडोक्राइन क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसको पढ़ने से पहले एक हार्मोनल चेंजेस देख लेते हैं मेनोपॉज में क्या क्या होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ईस्ट्राडायोल लेवल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी होता है। तो ये क्या है, जो ये एस्ट्रोजन की कमी होता है ना, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सेक्रिएशन को बढ़ा देता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोस्टेनिडायोन जिसको हम एस्ट्रोन भी कहते हैं
ओवरी से निकलता है। ठीक है, अब ये जो है ना ईस्ट्रोजन पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में मेनली कौन सा देखा जाता है? अगर कोई पूछे कि पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में कौन सा ईस्ट्रोजन प्रोमिनेंट है, तो वो होगा हमारा ईस्ट्रोन। ठीक है, कौन सा? ईस्ट्रोन। मेनली ये कहाँ से आता है? तो जो पेरिफेरल जो फैट सेल होता है ना, उसमें एरोथोमनाइजेशन करके आता है। कैसे? पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन इन फैट सेल के कारण ये होता है। ठीक है, टोटल एंड्रोजन प्रोडक्शन भी डिक्रीज करता है। अगर ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन का रेशियो देखेंगे तो वो भी हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं पीपीटी में क्या कह रहा है, एज ऑफ मेनोपॉज कितना होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो 51 से 52 ईयर्स के बीच में। ठीक है, ये डिपेंड करता है मेनली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, जिस पे ये जो मेनोपॉज है वो अर्लियर एज में भी हो सकता है। हायर पेराइटी के कारण भी क्या होता है, लेटर मेनोपॉज होता है। हायर पेराइटी कहने का क्या मतलब है, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसके कारण लेट मेनोपॉज आता है। स्मोकिंग के कारण क्या होता है, अर्ली मेनोपॉज आता है। ठीक है, 1 से 2 साल पहले आ जाता है। ठीक है, इथनिसिटी डिफरेंस भी मेनली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज पे डिपेंड है। इथनिसिटी मतलब अलग अलग रीजन, कोई कैथोलिक है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। यूएस में ब्लैक और हिस्पैनिक वुमेन के अलग अलग मेनोपॉज पाए गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर अर्लियर देन वाइट वुमेन। जो ब्लैक वुमेन या जो हिस्पैनिक वुमेन है उनमें मेनोपॉज 2 साल पहले आ जाता है एज कंपेरिजन टू वाइट वुमेन में। ठीक है, जो एज ऑफ मेनोपॉज है वो डिफरेंट है अलग अलग और यूएस के बाहर में। ठीक है, जो मलय वुमेन होते हैं उनमें 45 ईयर्स में ही आ जाता है। ठीक है, थाई वुमेन में 49.5 ईयर में आता है, ये एवरेज है। फिलिपिनो वुमेन में 47 से 48 ईयर्स में आता है। ठीक है, और जो हायर एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं जैसे कि हिमालयाज या एंडीज, उसमें 1 से 1.5 साल पहले ही मेनोपॉज आ जाता है। ठीक है, ये ऐसा होता क्यों है? तो ये ऐसा होता है हमारे इंडोक्राइनोलॉजी के कारण। इसका एवरेज अगर आप बताया जाए यूएस में तो 51 से 53 के बीच में होता है। ठीक है, और इसका एज डिस्ट्रीब्यूशन बेथ पे भी डिपेंड करता है। मेनोपॉज प्रायर टू द 40 इज़ कंसीडर प्री मैच्योर। अभी बताए थे, अगर 40 साल से पहले अगर मेनोपॉज आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, 58 ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते 97% जो वुमेन होते हैं वो मेनोपॉज में चले जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या है एज ऑफ मेनोपॉज का, तो जेनेटिक बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होता है मेनोपॉज को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, तो इसके कारण क्या होंगे, तो सबसे पहले वेजाइनल सिम्टम आएंगे, हॉट फ्लैशेज, जो मेन होता है ना इसका कंसिक्वेंसेस, हॉट फ्लैशेज, जो अपर बॉडी पार्ट है ना उसमें ऐसा लगेगा कि पूरा हीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद वेजाइनल सिम्टम, मेन्स्ट्रुअल साइकिल में चेंजेज, मूड चेंज करेगा, स्लीपिंग पैटर्न चेंज होगा, उसके बाद वो कभी हंसेगी कभी रोएंगी, अपीयरेंस में चेंजेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्किन डैमेज भी देखने को मिलता है, हिर्सुटिज्म मतलब दाढ़ी जैसे आए हुए रहते हैं हल्के। ठीक है, ये सब होता क्यों है वो देखते हैं। पहला, प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर के कारण। प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर क्या होता है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर का दूसरा नाम प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी होती है। इसमें जो हमारा ओवरी है ना वो काम करना बंद कर देता है बिफोर द एज ऑफ 14, 40 साल से पहले ही ओवरी काम करना बंद कर देता है। तो कौन सा काम करना बंद कर देता है, तो ट्विंस 2 काम करना बंद करेगा। एक तो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, दूसरा जो प्रत्येक मंथ जो एग रिलीज करता था वो रिलीज करना बंद कर देगा।
ठीक है। जब वो स्टॉप करता है ना वर्किंग, तो अब तो वुमेन ना ये ओवुलेट कर पाएगी, तो ओवुलेट नहीं कर पाएगी तो जो नॉर्मल अमाउंट है एस्ट्रोजन का वो घट जाएगा। ठीक है। ये ज़्यादा रिस्क होता है उन लोगों में जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, हार्ट डिजीज है, इनफर्टिलिटी है। मतलब कि ये जो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर है, जब ये हो जाता है तो इसके कारण हमारा ओवुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एस्ट्रोजन है ना, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन कहलाता है, वो हार्ट डिजीज से हमें बचाता है। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है मोस्ट वुमेन में, तो ये नेचुरल लॉस होता है ओवेरियन फंक्शन का। ठीक है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, जो मेनली 45 से 55 इयर्स के बीच में होता है। ठीक है। ये रेंज डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं बायोलॉजिकल एजिंग के अनुसार, एथनिसिटी, एज, कल्चर, ये सब के अनुसार ये वेरी करता है। इसको समझने के लिए पहले हमें ओवेरियन स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। पता है कि जब जो फीमेल है उसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। मतलब एक बार जब वो बर्थ हो जाए तो उसमें जो ओवरीज है, जो एग है, ओवरीज के अंदर जो एग है वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है। तो ये डिपेंडेंट किस पे होता है, तो ये डिपेंडेंट होता है पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन पे। ठीक है। अब क्या है, बाद में ये जो मैच्योर होगा तो ये लेटर स्टेज में जो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन है वो रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लिटिलाइजिंग हार्मोन, जिसके कारण या तो फॉलिकल मैच्योर करेगा और ओवुलेशन में जाएगा, या फिर वो अत्रेसिक मतलब कि डिजनरेट कर जाएगा। ठीक है। अब ओवरी क्या है, मतलब जब स्टार्टिंग में ओवरी में जब बर्थ होता है तो ओवरी में अबाउट 2 मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे पुबर्ती तक आते आते उसका नंबर 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में हो जाता है, और जब वो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में पहुंचती है तो सिर्फ 401 बचता है। ठीक है। अब लिटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एब्सेंस में मेनली ये फॉलिकल्स जो हैं वो अत्रेसिया को जाते हैं, मतलब खत्म होते जाते हैं। ठीक है। एक बार ये फॉलिकल डिप्लीट हो गया तो जो ओवेरियन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है। तो जब इसका एज करेंगे ना कि 401 कब ख़त्म होता है, तो वही 40 के एज आता है। ठीक है। तो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 40 साल के पहले ही क्या हो जाए, ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन करना बंद कर दे। मतलब इसको कह सकते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्री मैच्योर मेनोपॉज या अर्ली मेनोपॉज भी कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, मेनली एमेनोरिया देखने को मिलता है 40 साल से पहले ही, हाइपर एस्ट्रोजन में देखने को मिलता है, एलिवेटेड सीरम गोनेडोट्रोपिन लेवल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो मेनली जो हम मेनोपॉज 40 साल या 50 साल के बाद देख रहे थे वो 40 साल से पहले देखते हैं, इसलिए इसको प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर कहा जाता है। ठीक है। इसमें कितने परसेंट वुमेन को मेनली एमेनोरिया होता है, तो 5 से 10% वुमेन को एमेनोरिया होता है। ठीक है। अब ये इसका कारण क्या है, तो जेनेटिक कारण हो सकता है, इंजाइमेटिक कारण हो सकता है, इम्यून कारण हो सकता है, गोनेडोट्रोपिन डिफेक्ट, ओवेरियन इंसल्ट और आइडियोपैथिक कॉज हो सकता है। ठीक है। इसका अगर इटियोलॉजी का बात करें तो बहुत सारी इटियोलॉजी है, लेकिन जो मेन है वो है डिफेक्ट इन एक्स क्रोमोजोम। कौन सा, डिफेक्ट इन एक्स क्रोमोजोम। और फेमिलियर फॉर्म भी होता है इसका, मतलब कि ऑटोजोमल या सेक्स डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस हो, या जीन में म्यूटेशन हो गया हो जो मेनली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर को क्या इनकोड करता हो, या पेशेंट को क्या है तो फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम है, या टाइप 1 ब्लेफारोफिमोसिस पिटोसिस एपिकेंथस है, इन्वर्सस है जो लिंक्ड होता है प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर का, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है ये भी लिंक्ड होता है, डिस्ट्रोफिक मायोटोनिया भी। इंजाइमेटिक डिफेक्ट में कौन कौन सा जिसके कारण प्रीमैच्योर ओवेरियन सिंड्रोम देखने को मिलता है या ओवेरियन फेल्योर, तो ग्लैक्टोसोमिया और
70 अल्फा हाइड्रोक्सिल डिफिशियंसी। ठीक है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी एसोसिएटेड होता है। तो कौन कौन सा? तो ऑटो इम्यून पोली इंडोक्राइनोपैथी, कैंडिडियासिस, इक्टोडर्मल डिस्ट्रोफी, ये मेनली एसोसिएटेड होता है प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्यूर से। या फिर थाइमस का हाइपोप्लेसिया हो जाना, ये भी एसोसिएटेड होता है प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्यूर से। ठीक है। अब इसका जब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो दो मैकेनिज्म होता है, या तो फॉलिकल का डिप्लीशन हो जाता है, या जो हमारा फॉलिकल्स है वो डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है। तो ये इसको और कौन सा बढ़ाता है? तो इसका इंड्यूस्ड या इथियोजेनिक फेल्यूर कौन कौन सा है? तो इरेडिएशन, केमिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, पेल्विक सर्जरी, स्मोकिंग, ये सब क्या है? इसको और बढ़ाता है। ठीक है। तो ये भी जो है ना ओवेरियन फॉलिकल डिप्लीशन जो इसका कारण था, ये दो कारण से होता है। या तो जो फॉलिकल का नंबर है स्टार्टिंग से ही कम हो, तो स्टार्टिंग से कम कैसे होगा? तो प्योर गोनेडल डिजेनेसिस के कारण, या थाइमिक एप्लेसिया या हाइपोप्लेसिया के कारण, या आइडियोपैथिक कॉज। दूसरा एसिलेटेड फॉलिकल एट्रेसिया, जो फॉलिकल एट्रेसिया में जा रहा था, ख़त्म हो रहा था, डिजनरेट हो रहा था, उसका परसेंटेज बढ़ जाना। तो ये किससे रिलेटेड होता है? एक्स क्रोमोजोम, जिसको टर्नर सिंड्रोम या एक्स क्रोमोजोम डिप्लेशन या ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ग्लैक्टोसेमिया, फ्रैगाल मेंटल रिटार्डेशन, FMR1 जिन में, वायरल ऊफराइटिस, ऑटो इम्यूनिटी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, इट्रोजेनिक या आइडियोपैथिक कारण हो सकता है। और जो ओवेरियन फॉलिकल डिस्फंक्शन हो रहा था, तो पहला मैकेनिज्म तो समझ लिए, दूसरा मैकेनिज्म क्या था? ओवेरियन फॉलिकल डिसफंक्शन। इसमें क्या होता है? जो स्टाइडोजेनिक एंजाइम होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, जैसे कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिल डिफिशियंसी, 1720 डेस्मोलेज डिफिशियंसी, एरोटोमेज एंजाइम डिफिशियंसी। या तो ऑटो इम्यूनिटी के कारण भी होता है, सिग्नल डिफेक्ट के कारण भी होता है, जेनेटिक डिफेक्ट जैसे कि ब्लेफारोफिमोसिस, इपिकेंथस पिटोसिस सिंड्रोम के कारण होता है। आइडियोपैथिक मतलब जो ओवेरियन सिंड्रोम है उसमें रेजिस्टेंस हो जाए। हिस्ट्री में क्या देखेंगे? तो लास्ट स्पॉन्टेनियस मेनिस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे। कभी पहले प्रायर में पेल्विक सर्जरी, इरेडिएशन या केमोथेरेपी तो नहीं हुआ है। एड्रिनल इंसफिशियंसी के सिम्टम तो नहीं है, जैसे कि आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, स्किन हाइपरपिगमेंटेशन, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, साल्ट क्रेविंग, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, ये सब हिस्ट्री तो नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कहीं हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्यूर का, मेल मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, या उसमें ईस्ट्रोजन डिप्रीवेशन के सिम्टम तो नहीं है। साइन में क्या देखेंगे? तो साइन ऑफ हाइपोएस्ट्रोजेन, ईस्ट्रोजन कम हो जाने का जो साइन होता है वो तो नहीं है। ओवरी इनलार्ज तो नहीं है। फिजिकल ये स्टिग्माटा देखेंगे टर्नर सिंड्रोम का, जैसे कि शॉर्ट स्ट्रक्चर, वेव्ड नेक, लो पोजीशन ईयर, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, क्यूइटस वेल्गस, सील्ड चेस्ट, ये सब तो नहीं है। ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे? तो ये जो POF है, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्यूर, इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लैब इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है। और कौन कौन सा टेस्ट करेंगे? प्रेगनेंसी टेस्ट या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटलाइजिंग हार्मोन या एस्ट्राडायोल टेस्ट करेंगे। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, उसका वैल्यू 40 से ज़्यादा हुआ और एटलीस्ट 2 बार देखे, क्या 2 बार देखना चाहिए 1 मंथ के बाद, मतलब 1 मंथ के इंटरवल पे 2 बार देखना चाहिए। ठीक है। स्टैंडर्ड ब्लड केमोथेरेपी देखेंगे कि फास्टिंग ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट और क्रिएटिन, कैरियोटाइपिंग देखेंगे, FMRI प्रीम्यूटेशन हुआ है कि नहीं ये देखेंगे, USG अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है। ऑटो इम्यून स्क्रीनिंग के लिए हेमोग्राम, ESR, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम फॉस्फोरस, सीरम प्रोटीन, सीरम कोर्टिसोल, ये सब देखेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवेरियन एंटीबॉडी, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी, एड्रीनल एंटीबॉडी, ब्लड शुगर, ये सब देखेंगे।
कंसिक्वेंसेस में क्या आ सकता है? दो कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वेस्कुलर सिम्टम जैसे कि हॉट फ्लशेज, नाइट स्वेट, हेडेक, वेजाइनल ड्राइनेस, डिस्पेरिन्यूरिया, अर्जेंसी, उसके बाद इरिटेबिलिटी, फॉरगेटफुलनेस मतलब कि चिड़चिड़ापन आएगा, भूल जाएंगे, कंसंट्रेशन कम होगा, रात में नींद कम आएगा, वेजाइना ड्राई हो जाएगा, सेक्स करते समय पेन होगा, हेडेक, ये सब शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंसेज हैं। लॉन्ग टर्म में इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, डिप्रेशन, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट हम करेंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। ठीक है, तो प्रीमेच्योर मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? इवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर देंगे 30 साल से पहले ही। उसके साथ में हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का स्क्रीनिंग भी करेंगे, वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। फिर और क्या कर सकते हैं? तो प्रोजेस्टीन देंगे, एंड्रोजन देंगे। उसके बाद अगर फर्टिलिटी को रीस्टोर करना है तब फिर और oocyte डोनेशन, एम्ब्रायो एडॉप्टेशन, सेरोगेसी, ओवेरियन क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब करेंगे। ठीक है, अब आते हैं मेनोपॉजल ट्रांजिशन में। इसका दूसरा नाम क्या है? पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज डिवाइड होता है दो पार्ट में, अर्ली फेज और लेट फेज में। ये डिपेंड करता है मेनिस्ट्रुअल एसाइक्लिसिटी का। ये चेंजेस में वेरी करता है टाइम के अनुसार, जैसे कि जो oocyte का डिप्लीशन हो रहा है, रैपिड हो रहा है या स्लो हो रहा है। उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन कितना कम है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। अब हम ये देखते हैं कि जो हम HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं मेनोपॉजल वुमन में, वो उसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या है? तो अगर मोस्ट कॉमन रीजन पूछेगा ना तो वो होता है हॉट फ्लैशेज। क्या होता है? हॉट फ्लैशेज। 75% वुमेन में ये मेनोपॉज के 1 से 2 साल तक देखने को मिलता है। और क्या क्या? सडन रेडनेस ऑफ स्किन, इंटेंस हीट एंड वार्म, स्वेटिंग, इंक्रीज हार्ट रेट। तो आखिर ये करता क्या है, होता क्यों है ये ऐसा? तो ये एकाएक एक्स्ट्रोजन विड्रॉल के कारण होता है। किसके कारण? एक्स्ट्रोजन विड्रॉल के कारण। और ये जो हॉट फ्लैशेज ये सब आते हैं ये मेनली कब ज़्यादा होते हैं? तो नाइट के टाइम में। इसके साथ साथ और क्या होगा? तो डिस्पैरिन्यूरिया मतलब कि सेक्स करते समय पेन, उसके बाद पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, क्वाइटस मतलब सेक्स करने के बाद क्या होगा? ब्लीडिंग आएंगे, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग आएगा। ऐसा क्यों होता है? एट्रोपिक इंडोमेट्रियासिस में देखने को मिलता है। वेजाइनल इन्फेक्शन, उसके बाद वेजाइनल इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वेजाइनल pH अल्कलाइन हो जाता है। UTI, यूथराइटिस, सिस्टाइसिस के कारण देखने को मिलता है, या जेनाइटो यूरिनरी प्रोलैप्स। अब टाइप ऑफ ओवेरियन चेंजेस देखते हैं। जो सबसे पहला है वो क्या है? गैमेटोजेनिक ओवेरियन फेलुअर। इसमें क्या होंगे? अर्ली फॉलिकुलर फेज में ही क्या होगा? इनहेबिशन सेक्रिएशन रिड्यूस हो जाएगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो ये फर्टिलिटी रेट है वो घट जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस मेनली ऑकर होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फंक्शन में। कोई भी एंडोक्राइन डिफिशियंसी नहीं देखा जाता है। और ये कब देखा जाता है? तो एज अर्ली एज 35 ईयर्स ओल्ड में। ठीक है, जो मेजर रिडक्शन होता है ना ओवेरियन ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में, वो ऑकर नहीं होता है। ये मेनली मेनोपॉज के 6 मंथ के पहले देखने को मिलता है। ठीक है, स्लो डिक्लाइन देखने को मिलेगा एंड्रोजन स्टेटस में। उसके बाद मेनली जो डिक्लाइन होता है ना एंड्रोजन का, वो एजिंग के कारण होता है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेनुलोसा सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीडबैक कंट्रोल होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है, इनहेबिन बी लेवल क्या हो जाएंगे? लोअर हो जाएंगे। किस में? तो अर्ली फॉलिकुलर फेज में। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट मेनोपॉज के बाद मेनली क्या होता है? देखिए, सबसे पहले प्री मेनोपोजल वुमेन में जो नेचुरल ईस्ट्रोजन है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज वो प्रोटेक्शन लॉस्ट हो जाता है
इसलिए जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर है उसको सही रखने में हमारा नेचुरल एस्ट्रोजन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, अब कोई पूछेंगे कि बेस्ट प्रिडिक्टर क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, तो वो है हमारा सीरम एचडीएल लेवल जो मेनली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज क्या होंगे, तो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ जाएगा। कितना टाइम्स बढ़ेगा, तो 3 टाइम्स लोअर होता है बिफोर मेनोपॉज देन मेन, लेकिन जब मेनोपॉज होता है तो दोनों का बराबर हो जाता है, मेल और फीमेल का। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये लीडिंग कॉज होता है डेथ ऑफ वुमेन का, जो मेनली पोस्ट मेनोपॉजल में ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, प्री मैच्योर सिजेशन अगर हो जाएगा ओवेरियन फंक्शन का, तो ये भी हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक कारण हो सकता है। ठीक है, अब इसके कारण होता क्या है, वेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर विथ एजिंग, ये सब में चेंजेज आने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है। ऑक्सीडेशन इसका क्या होने लगता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है उसका ऑक्सीडेशन भी बढ़ने लगता है। ठीक है, ब्लड फ्लो जो देखा जाता है सभी वेस्कुलर वेद में, वो मेनली घट जाता है आफ्टर मेनोपॉज, और उसके बाद प्रोस्टासाइक्लिन प्रोडक्शन भी घट जाता है, इंडोथेलिन लेवल बढ़ जाता है, वैसोमेटर रिस्पॉन्स टू एसिटाइलकोलिन कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्टिविटी भी रेड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बोन में क्या क्या चेंजेज होते हैं। बोन हेल्थ का क्या होता है, तो प्री मेनोपॉजल वुमेन में मेनली ईस्ट्रोजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बोन के मिनरलाइजेशन में, लेकिन एक बार मेनोपॉज हो जाए तो ये प्रोटेक्टिव कवर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अगर कोई बोले मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है मेनोपॉजल वुमेन में, तो वो होगा वर्टिब्रल कॉम्प्रेशन। क्या होगा, वर्टिब्रल कॉम्प्रेशन। ठीक है, रिस्ट में भी होता है, नेक ऑफ ह्यूमन में भी होता है। तो मेनली कौन से बोन में देखने को मिलता है, तो ट्राविकुलर बोन में देखने को मिलता है। स्मोकिंग है ना, इसको और भी बढ़ा देगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चेंजेज होते हैं, ब्रेन है जो एक्टिव साइट होता है ईस्ट्रोजन एक्शन का और ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन का। ठीक है, क्योंकि ये जो ईस्ट्रोजन एक्टिविटी है ब्रेन में वो मेडिएटेड होता है, मतलब बढ़ता है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा और बीटा के कारण। ठीक है, तो इसमें हॉलमार्क क्या होगा कि कैसे डिक्लाइन कर रहा है, तो ये जो हॉट फ्लश है ये है हॉलमार्क है। ये इसमें क्या होगा, सेंसेशन ऑफ, ऐसा लगेगा कि शरीर गर्म है। ठीक है, और उसके साथ पसीना भी आएंगे। ये जो हॉट फ्लशेज हैं ये मेनली ईस्ट्रोजन डिफिशियंसी के 2 साल के बाद देखने को मिलेगा और ये 10 से ज़्यादा साल तक रहेगा। कैंसर रिस्क इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, मेनली ब्रेस्ट कैंसर मेनोपॉज के बाद कम हो जाता है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टेलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, मेनली अब देखते हैं कि केयर कैसे किया जाता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का। सबसे पहले जो ट्रबल है, जो सिम्टम है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे हार्ट का, उसके बाद किडनी का, ब्रेन का। उसके बाद स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है। हेल्दी डाइट खाने कहते हैं। प्रिवेंटिव केयर करते हैं। प्रिवेंटिव केयर करने का क्या मतलब है, जैसे कि मेनोपॉज के बाद मेनली विटामिन डी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। कितना रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे बढ़ जाता है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है मेनोपॉज के बाद। ठीक है, जैसे कि मेनोपॉज के पहले 500 mg पर डे काफ़ी था, लेकिन मेनोपॉज के बाद मेनली जिसको ये ईस्ट्रोजन थेरेपी हो चुका है उसको 1000 mg पर डे और जिसको नहीं हुआ है उसको 1500 mg पर डे
लेना चाहिए, ठीक है, क्या लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए। अब कैसे हम इवालुएशन करेंगे HRT को स्टार्ट करने से पहले? तो इवालुएशन में हम पहले हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, BP नॉर्मल होना चाहिए, ब्रेस्ट और पेल्विक एग्जामिनेशन देखेंगे, क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो ब्रेस्ट कैंसर होने का भी खतरा रहता है। उसके बाद सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखेंगे, मेमोग्राफी करवाएंगे, रिपीट प्रोफाइल करेंगे, क्योंकि अगर जो ट्राइग्लिसराइड है वो 500 mg पर DL से ज़्यादा हुआ ना तो वो HRT के लिए कंट्राडिक्टेड है, एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल देख लिए, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, बेसलाइन अल्ट्रासाउंड देखेंगे। अब देखते हैं कि चलिए अब देखते हैं स्टैंडर्ड HRT में क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। स्टैंडर्ड HRT इसमें हम दो चीज़ देखते हैं, यूट्रस पर्जेंट है या यूट्रस एब्सेंट है। यूट्रस पर्जेंट है तो हम ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों देंगे, क्योंकि ईस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, इंडोमेट्रियल का डिग्रेडेशन होता है, उसको बचाने के लिए हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं। ईस्ट्रोजन में हम क्या देंगे, 17 बीटा एस्ट्राडायोल, और प्रोजेस्टेरोन में डायहाइड्रोगेस्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। जो ईस्ट्रोजन दिया जाता है ना वो लोएस्ट पॉसिबल इफेक्टिव डोज दिया जाता है, और अगर यूट्रस एब्सेंट है तो सिर्फ आप ईस्ट्रोजन दे सकते हैं। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट है, जैसे कि ईस्ट्रोजन मान लीजिए यूट्रस नहीं है लेकिन आपका क्या है, नीचे वाला पाथ है, मतलब कि आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा। ये अभी जो हिस्ट्री बता रही हूँ ना, ये सब में मेनली यूट्रस नहीं भी है फिर भी ईस्ट्रोजन हम नहीं दे सकते, दोनों देना पड़ेगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जैसे कि हिस्ट्री है सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेरेक्टोमी का, इंडोमेट्रियल कैंसर का, इंडोमेट्रियोसिस का, इंडोमेट्रियाइड ट्यूमर का, तो हम ईस्ट्रोजन अकेले नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडोमेट्रियल है ना, तो इंडोमेट्रियल कैंसर होने का दर है, ये बढ़ा सकता है। तो इंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन के लिए हम ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों देते हैं। अब जिसमें ईस्ट्रोजन कंट्राडिक्टेड रहे, तो कंट्राडिक्टेड किस में रहता है, वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में, या मल्टीपल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या हाइपरटेंशन, या एक्यूट लीवर डिसफंक्शन, जिसमें पूरी तरह ईस्ट्रोजन कंट्राडिक्टेड है, तो उसमें हम SSRI या SNRI देंगे। SSRI क्या होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर, तो इसमें हम कौन सा ड्रग देते हैं, तो पैरोजेंटिन देते हैं। और अगर SNRI देना रहेगा तो क्या देंगे, बिला फैक्सिन, क्या वेनला फैक्सिन देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अदर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो अदर ट्रीटमेंट में क्लोनिडीन, गावा पेंटीन, फाइटो एस्ट्रोजेन, आइसोफ्लावोन और विटामिन E देते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो पहला तो ट्रीटमेंट करता है हॉट फ्लसेस से, दूसरा ये रिलीफ करता है जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स है, जैसे कि किसी को हॉट फ्लस नहीं है लेकिन वेजाइनल ड्राइनेस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम देंगे जैसे कि प्रीमालिन, ठीक है, प्रिवेंशन करता है ऑस्टियोपोरोसिस से। उसके बाद कोलोन कैंसर को भी के रिस्क को भी घटाता है। डिसएडवांटेज क्या है, पहला ये याद रख लीजिए, सिर्फ जो नेचुरल ईस्ट्रोजन होता है ना वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, ये HRT के द्वारा जो हम डालते हैं वो कार्डियो प्रोटेक्टिव नहीं होता है, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज आर्टरी डिजीज के रिस्क को बढ़ा देता है। ये मेनली, अब ये क्या है, मेनली अर्ली ओल्ड वुमेन में दिया जाता है। अर्ली कहने का क्या मतलब है, जिसका 7 साल से कम है, मेनली 7 साल से ज़्यादा हो गया, या जिसको मेनोपॉज ऑलरेडी 10 साल होया हुआ हो गया, तो उन लोग को मेनली HRT नहीं किया जाता। HRT अर्ली मेनोपॉज वुमेन को किया जाता है, ठीक है। और किसको नहीं कर सकते, जिनको ऑलरेडी अल्थेरोस्क्लेरोसिस है, या जिसको रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, या वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, इंडोमेट्रियल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, या किसी को गॉल स्टोन या कोलिसिस्टेसिस है, तो वो लोग को मेनली HRT नहीं किया जाता है। क्योंकि जैसे कि अब जैसे बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर या वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, तो उसमें हम करेंट जो यूज करते हैं HRT का, वो एकदम नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ा देता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ा देता है, ठीक है। अब इंडोमेट्रियल कैंसर की बात करें तो इसमें है कि बढ़ा भी सकता है, ओवेरियन कैंसर में बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है।
कोई फिक्स नहीं है, इसलिए ये क्या है, कंट्राडिक्टेड है, लेकिन ये इंडोमेट्रियल कैंसर को भी बढ़ाएगा। ठीक है, गॉल स्टोन और कोलिसिस्टिक के रिस्क को कैसे बढ़ाता है, तो इसके कारण क्या होता है, एचआरटी के कारण हाइपरलिपिडीमिया होता है, जिसके कारण गॉल स्टोन और कोलिसिस्टाइसिस के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब ऊपर जैसा देखे ऑस्टियोपोरोसिस होता है मेनोपॉजल वुमेन में, तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। जो पहला प्रिवेंशन है वो है एचआरटी। एचआर की द्वारा हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट देके। तो क्या ये ट्रीटमेंट है? नहीं। अगर कोई बोलेगा किसी को ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है और उसका ट्रीटमेंट, तो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा बिसफॉस्फोनेट। ठीक है, वो एचआरटी सिर्फ प्रिवेंशन है, अगर नहीं हुआ है तो वो होने से बचाएगा, लेकिन जिसको ऑलरेडी हो गया है उसको हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे, बिसफॉस्फोनेट। ठीक है, अब और भी कौन सा ड्रग यूज होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, पहले जो सबसे पहले यूज होता था वो था टिवोलोन, लेकिन ये क्या करता है, स्ट्रोक और ब्रेस्ट कैंसर को रिस्क को बढ़ा देता है, और यह जो हमारा एफडी है उसके द्वारा ये अप्रूव नहीं है। दूसरा हम कौन सा ड्रग यूज करने लगे, ACRM, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसमें जो सबसे पहला ड्रग आता है वो था टैमोक्सिफेन। टैमोक्सिफेन क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए अच्छा है, इसका 2 बेनिफिट होता है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अच्छा है और ये बोन को ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाता है। बट इसका साइड इफ़ेक्ट क्या था, तो इसके कारण इंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो तीसरा दवा क्या आ गया, हमारा आ गया रेलोक्सीफेन। इसका क्या फ़ायदा था कि ये क्या करेगा, इंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को बढ़ाने से बचा देगा। तो अब कौन सा यूज होता है, रेलोक्सीफेन। ठीक है, लेकिन अब ये टैमोक्सिफेन और रेलोक्सीफेन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो ये दोनों क्या है, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क को बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए क्या हम यूज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो स्टैंडर्ड SRT, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सही होता है इसमें। ठीक है, कौन सा, स्टैंडर्ड HRT। अब फ्यूचर HRT की बात करें तो हम क्या क्या देंगे, कंजुगेटेड इक्विन, क्या देंगे, कंजुगेटेड इक्वाइन एस्ट्रोजन प्लस बाजीडोक्सीफेन देंगे। अब बाजेडोक्सीफेन क्या है, तो ACRM है। कंजुगेटेड इक्वाइन एस्ट्रोजन क्या है, तो ये बोन को प्रोटेक्ट करता है, हॉट फ्लशेस से रिलीफ करता है। ठीक है, ACRM क्या है, इंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन करेगा और क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के इंक्रीज से बचाता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर HRT मेनली कॉम्बिनेशन में यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम टिवोलोन देते थे वो प्रिवेंट करता था बोन लॉस से, इम्प्रूव करता था हॉट फ्लशेस से। ठीक है, वेजाइनल ड्राइनेस से भी बचाता था, लेकिन उसके कारण क्या होता था, हमारा स्ट्रोक और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ जाता था। तो हम इसलिए अब क्या दे रहे हैं, कंजुगेटेड इक्वाइन एस्ट्रोजन और बेजेडोक्सीफेन दे रहे हैं। ठीक है, अब है कोई पूछेगा जो डिस्पेरेन्यूरिया है इसके लिए FDA इम्प्रूव ड्रग कौन सा है, तो उसके लिए है ऑसफेमिपाइन। क्या है, ऑसफेमिपाइन। ये इम्प्रूव करता है वेजाइनल ड्राइनेस को भी, और ये क्या है, ACRM फैमिली के अंदर आता है। ठीक है, कौन सा, ऑसफेमिपाइन।